नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के टेस्ट पेपर 2 के बारे में। फर्स्ट टेस्ट पेपर आपने नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से दे सकते हैं। रीट एग्ज़ाम 2020 के लिए साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं को लेकर के मैं आया हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी आपको बताना है, और क्वेश्चनों का स्तर कैसा था वो भी आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है या एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो अब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक सामाजिक गतिविधि है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है वो किसने स्थापित की। विकल्प है विलियम वुंट, सिगमंड फ्राइड, पावलव या वाटसन। तो प्यारे साथियों, इसका आप सभी को राइट आंसर आता होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम वुंट करेक्ट आंसर है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, छद्म परिपक्वता का काल कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। छद्म परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा जाता है। विकल्प है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या गर्भावस्था। तो मेरे प्यारे साथियों, छद्म परिपक्वता का काल जो है वह बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को किसने कहा। यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है चौथा ऑप्शन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर रहता है। विकल्प है 4 से 10 वर्ष तक, 10 से 13 वर्ष तक, 12 से 15 वर्ष तक या 16 से 20 वर्ष तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसके अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर किस अवस्था तक बना रहता है ये बताना है चौथे क्वेश्चन में। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 13 वर्ष तक। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है पूछा है, ध्यान रखेंगे। पहला विकल्प यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तीसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। चौथा है, विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास का सिद्धांत कौन सा है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सभी की विकास दर समान नहीं रहती है। बिल्कुल सही बात है, सभी की विकास दर अलग अलग होती है। यहाँ पर सिद्धांत कौन सा है पूछा था, तो विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 5 का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कम समय में अधिक प्रश्न करवाने का प्रयास है हमारा। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम, मेस्लो, हर्जबर्ग या स्किनर। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर अब आपको बताना है कि प्रत्याशा सिद्धांत अभिप्रेरणा का किसने दिया। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ब्रूम ने दिया है प्रत्याशा सिद्धांत अभिप्रेरणा का। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर है। तो बताइए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन। आप इन चारों को पढ़ लें। सीखने के सही स्तर कौन से हैं क्रम से आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 7 का आपको राइट आंसर अब प्यारे साथियों बताना है। जी हाँ, प्रश्न नंबर 7 का सही विकल्प रहेगा कौन सा, 3 नंबर यानी सी ऑप्शन। पहले तथ्य, फिर सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, ये इसका क्रम रहता है। तो विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का। अगला देखेंगे, इरोस शब्द संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इरोस जो शब्द है किससे संबंधित है। जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। बताइए दोस्तों, इरोस और थेनाटोस। जी हाँ, सिगमंड फ्राइड ने 2 शब्द बताए थे, इरोस और थेनाटोस। तो प्यारे साथियों, 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर ए, जीवन मूल प्रवृत्ति होती है इरोस। एक उन्होंने बताया था थेनाटोस, जो कि मृत्यु मूल या मरण मूल प्रवृत्ति
होती है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, वह कौन सा वक्र है जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में क्रम से मंद पड़ जाती है। वह कौन सा वक्र है जिसमें पहले सीखने की गति तीव्र यानी तेज, उसके बाद मंद यानी धीमे पड़ जाती है। ऑप्शन है उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या वक्र रेखा नहीं होती। बताइए प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा। सीखने की गति पहले तेज बाद में मंद, तो प्यारे प्यारे साथियों वह उन्नतोदर वक्र होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है प्रश्न नंबर 9 का। अगला है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा मानसिक क्रियाओं का स्तर नहीं है। बोध, चिंतन, स्मृति या वर्णन। बताइए दोस्तों 10 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा। ये सारे प्रश्न किसी न किसी राज्य के टेट एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी राज्यों के टेट एग्जाम से ये क्वेश्चन संबंधित है। सीटेट से भी कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वर्णन। जी हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये मानसिक क्रियाओं का स्तर नहीं है, वर्णन। अगला है 11वां, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार का चालक है, यह कथन किसका है। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार का चालक है, यह कथन किसने कहा। मेलवी, मैकडूगल, स्किनर या सुरेश भटनागर। बताइए दोस्तों 11 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर जो 11 है उसका सही आंसर रहेगा मैकडूगल। जी हाँ दोस्तों, मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का चालक है, ये बात कही थी मैकडूगल ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 12 नंबर देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना में या कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका ज्ञान अध्यापक को किस में मदद करता है, ये बताना है प्रश्न नंबर 12 में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में सहायता करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 12 का। अगला है 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आयताकृति, दुर्बलाकृति, लंबाकृति या गोलाकृति। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन मानता हूं मैं इसे आपके लिए। जी, 13 नंबर का सही आंसर रहेगा दुर्बलाकृति। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, टीएटी में कार्डों की संख्या कितनी है। टीएटी मॉर्गन और मोरे ने दिया था टीएटी, उसमें कार्डों की संख्या पूछी गई है 10 कार्ड, 20 कार्ड, 30 कार्ड या 40 कार्ड। तो ये भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। टीएटी में दोस्तों कार्डों की संख्या कितनी थी, 30 थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 का। 15वां है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है। वर्तमान में क्या सूत्र चलता है, ये पूछा गया है। एम ए बटा सी ए इंटू 100, सी ए बटा एम ए इंटू 100, एम ए बटा ई ए इंटू 100 या एम ए बटा सी ए। बताइए बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेनियल गोलमैन किससे संबंधित है। सृजनात्मकता से, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न नंबर 16 में क्या रहेगा। डेनियल गोलमैन किससे संबंधित है, तो ये आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। सी ऑप्शन सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक या मंद बुद्धि बालक। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो प्यारे साथियों इनमें से लंबे बालक जो है वह विशेष छात्रों की श्रेणी में नहीं आएंगे। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। अगला है, सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किसने दिया या इसका निर्माण किसने किया। सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है मैरीफील्ड, टॉरेंस, कोल एवं ब्रुस या कैंट। बताइए क्या रहेगा इसका सही विकल्प। जी, 18 नंबर का सही उत्तर रहेगा टॉरेंस। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किसने दिया, टॉरेंस ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका आपको बताना है।
विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना, उदात्तीकरण या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। सही आंसर बताना है आपको। अप्रत्यक्ष तरीका तनाव को दूर करने का कौन सा है? उदात्तीकरण है। ये तीनों प्रत्यक्ष है, उदात्तीकरण अप्रत्यक्ष है। सी ऑप्शन सही रहेगा प्रश्न नंबर 19 का। अगला देखेंगे, अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंगूर खट्टे हैं ये किसका उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। बताइए सही आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों 20 का। अंगूर खट्टे हैं, जी हाँ, ये युक्तिकरण का उदाहरण है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 20 का। आप अपनी तैयारी का आकलन करते रहिए। कितने क्वेश्चन सही होते हैं ईमानदारी से लास्ट में कमेंट जरूर करना है। वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो दोस्तों समावेशी जो कक्षा है उसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी 100% सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य। पहला विकल्प सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, दूसरा छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, तीसरा केवल ए सही है, चौथा दोनों ए और बी सही है। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो प्यारे साथियों इसमें जो क्वेश्चन 22 है उसका सही आंसर रहेगा दोनों विकल्प यानी ए और बी दोनों सही है। डी ऑप्शन सही रहेगा। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना भी है और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना भी है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा 22 में। अगला है 23वां क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, दूसरा छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, तीसरा छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, चौथा है छात्र, परीक्षा व परिणाम। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं ये बताना आपको प्रश्न नंबर 23 में। तो इसका सही आंसर रहेगा पहला विकल्प। ठीक है, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण ये तीनों इस प्रकार से रहते हैं त्रिभुज में। ये बीएस ब्लूम ने बताया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अधिगम के लिए आकलन, विकल्प पहला अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए करते हैं, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, या विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। सीखने के लिए आकलन जो है दोस्तों क्या होता है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है सीखने के लिए आकलन। ए ऑप्शन सही आंसर। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ये बीटेट बिहार टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की कौन सी तकनीक है इनमें से? तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर रहेगा निदानात्मक मूल्यांकन, विकल्प नंबर सी। अगला है 26वां, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य या प्रमुख कार्य क्या होता है? पहला विकल्प नए तथ्यों की खोज करना, दूसरा विकल्प स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, तीसरा विकल्प ज्ञान देना, चौथा है नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो बताइए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या होता है? बिल्कुल 26वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्थानीय समस्याओं का समाधान करना इसका प्रमुख कार्य है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 27 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A? 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर जो 27 आप देख रहे हैं उसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निजी
स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है? कितने परसेंट? 25%, 30%, 40% या 45%? बताइए दोस्तों, 28वें का सही उत्तर क्या रहेगा? निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए दोस्तों कितनी? जी हाँ, 25% सीटें आवंटित है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 28 का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में जोड़ा गया? 1952, 1976, 1986 या 1992? यानी शिक्षा का अधिकार आरटी जो है वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया और किस वर्ष में जोड़ा गया, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। तो ये जोड़ा गया था 1976 में दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, तब जोड़ा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी 2019 में आई है उससे रिलेटेड करंट का है, तो इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के अनुसार पूरे देश में नोडल एजेंसी कौन होगी? आरबीएसई, एनसीईआरटी, यूपीएससी या एसआईईआरटी? तो बताइए दोस्तों, 30वें का राइट आंसर क्या रहेगा? नई शिक्षा नीति जो है उससे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा एनसीईआरटी। बी ऑप्शन करेक्ट है। और एनसीईआरटी की स्थापना पूछे तो 1961 में की गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के अनुसार जो पूरे देश में एक नोडल एजेंसी बनेगी वो एक ही रहेगी, और कौन रहेगी? एनसीईआरटी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के 30 साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके 30 में से कितने सही हुए और पेपर का स्तर कैसा था आप ज़रूर बताएं। और आपको जो है अब जो है हम जल्दी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 150 पूरे क्वेश्चनों की। तो आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप किस विषय से तैयारी करते हैं, साइंस मैथ से हैं या सामाजिक से हैं या आप जो है फर्स्ट लेवल से हैं। तीनों का आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसी के हिसाब से आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।